इलेक्ट्रिसिटी के थर्ड लेक्चर पे हैं, जिसमें हम लोग पहले कुछ कॉन्सेप्ट सीखेंगे और फिर उसके बाद उस पे क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है, तो श्रेणी और समांतर क्रम हम लोगों ने देख लिया था और उसके आगे की बात हम लोग को करनी है। मेनली आज हम लोग को सर्किट समझना है और उस सर्किट पे आने वाले क्वेश्चंस को डील करना है। उसके साथ-साथ किस तरह के क्वेश्चंस हमसे पूछे जा सकते हैं, उन पे भी डिस्कशन होना है ना? तो सबसे सबसे पहले सीरीज़ पैरेलल कॉम्बिनेशंस के क्वेश्चंस कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो एक छोटा-सा टॉपिक है, पहले उसको समझ लेते हैं कि शॉर्ट सर्किट क्या होता है? शॉर्ट सर्किट, इसको बोलते हैं लघु पथन। लघु पथन क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। देखिए, हमारा मान लीजिए कोई सर्किट है। सर्किट क्या होता है? सर्किट एक ऐसा परिपथ होता है जिसमें वोल्टेज लगा हो, जिसमें प्रतिरोध हो, है ना? जिसमें क्या हो? प्रतिरोध हो और जिसमें कुंजी या ये सब चीज़ें लगी हों। लेकिन हम अपने परिपथ में जब हम उसको सॉल्व कर रहे होते हैं, तो उसमें कुंजी वगैरह नहीं लगाते हैं, है ना? तो इस तरह से ये एक परिपथ हमने बनाया। अब इस परिपथ में हमने क्या किया कि ये एक हमारे पास सर्किट था और इस सर्किट में एक ये रेजिस्टेंस है 10 ओम का और ये एक 20 ओम का रेजिस्टेंस मान लीजिए है। अब आपको अच्छे तरीके से पता है कि धारा यहाँ से चलेगी और कुछ धारा इसमें चली जाएगी, कुछ धारा इसमें चली जाएगी। क्योंकि जैसे ही धारा एक पाथ से एक रास्ते से 2 अलग-अलग रास्तों पे जाएगी, तो धारा बँट जाएगी और कुछ धारा इसमें चली जाएगी, कुछ धारा इसमें चली जाएगी। यस और नो? ये तो सभी को बात पता है। लेकिन अगर हम क्या करें? हम ये करें, धारा के बारे में विशेषता आपको ध्यान रखनी है कि धारा जो है वो हमेशा लो रेजिस्टेंस पाथ को फॉलो करती है। यानी धारा उस मार्ग पे जाती है जिस मार्ग पे प्रतिरोध कम होता है। धारा उस मार्ग पे पर ज़्यादा जाती है जिस मार्ग पर प्रतिरोध बहुत कम हो। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप ही अगर मान लो कौन से रास्ते से जाना ज़्यादा ज़्यादा पसंद करोगे? जिस रास्ते पर ब्रेकर ज़्यादा हो या जो रास्ता सीधा बढ़िया आराम से अच्छा-सा बना हो और जिस पे कोई ब्रेकर ना हो। तो आई होप आप उसी रास्ते पे जाओगे जिस पे ब्रेकर कम से कम हो या ना हो, है ना? तो धारा भी उसी तरह होती है, यानी भाई प्रतिरोध क्या करता है? प्रतिरोध धारा को रोकने का काम करता है। तो धारा क्यों उस मार्ग पे जाएगी जिस पे ज़्यादा प्रतिरोध लगा होगा? जिस पे कम प्रतिरोध होगा, उसी पे धारा जाएगी। ठीक है? तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि धारा ज़्यादा किस पे जाएगी? उस रास्ते पर जाएगी जिस पे प्रतिरोध कम से कम हो। अब ज़रा सोच के देखिए, यहाँ पे 20 ओम का प्रतिरोध लगा है और यहाँ 10 ओम का प्रतिरोध लगा है, तो धारा ज़्यादा किस में जाएगी? 10 ओम वाले में और कम किस में जाएगी? 20 ओम वाले में। लेकिन हम क्या करें कि एक तार लगा दें, एक ऐसा तार यहाँ पे लगा देते हैं, यहाँ पे 10 ओम के पहले ही एक ऐसा तार लगा देते हैं जिसमें प्रतिरोध लगा ही ना हो, जिसमें प्रतिरोध लगा ही ना हो। तो क्या करेगी धारा? धारा अब यहाँ से यहाँ तक तो आएगी। यहाँ तक आने के बाद धारा अब इधर नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि उसको एक ऐसा रास्ता मिल गया है जिस पे ब्रेकर है ही नहीं, जिस पे प्रतिरोध है ही नहीं। तो सारी की सारी धारा किधर से होकर के चली जाएगी? इस रास्ते से होकर के फिर से इसमें चली जाएगी। इधर वाले परिपथ में, यानी इस 20 ओम और इस 10 ओम में कोई भी धारा नहीं जाएगी। तो जब कोई भी धारा इधर नहीं जाएगी तो इसका मतलब है कि इस परिपथ को हमने क्या कर दिया है? लघु पथन कर दिया है। ये हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया है। क्या कर दिया है? शॉर्ट सर्किट। तो शॉर्ट सर्किट होता क्या है? शॉर्ट सर्किट वो सर्किट होता है जिसमें एक धारा न सबसे कम रेजिस्टेंस वाले पाथ को फॉलो कर जाती है। ठीक है? और ये शॉर्ट सर्किट हुआ कैसे? शॉर्ट सर्किट इस वजह से हुआ क्योंकि आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे जो प्रतिरोध इस तार में है, वो तार में प्रतिरोध कितना आ गया है? 0 आ गया है। तो धारा चूँकि कम अ,
प्रतिरोध वाले रास्ते पर जाती है तो इस वजह से धारा सारी की सारी यहाँ चली जाएगी और ये पूरा सर्किट इधर का बेकार हो जाएगा। ठीक है? बेकार हो जाएगा। इसके होने ना होने का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि धारा ही नहीं जा रही है तो फिर कुछ मतलब ही क्या है? प्रतिरोध लगे हैं तो लगे रहने दो। ठीक है ना? तो इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। तो शॉर्ट सर्किट के केस में आपको ध्यान रखना है कि जो रेजिस्टेंस का मान होता है वो होता है 0। कितना हो जाता है? 0। रेजिस्टेंस का मान जब 0 हो जाएगा तो आपने ओह्म्स लॉ पढ़ा है, V बराबर IR। तो V बराबर IR से अगर I इज़ इक्वल्स टू निकालोगे तो V बटे R और R हमारा 0 हो चुका है तो इस वजह से I का मान अनंत हो जाता है। आई का मान क्या हो जाता है? अनंत हो जाता है। तो ध्यान रखना है शॉर्ट सर्किट के केस में प्रतिरोध तो 0 और धारा अनंत हो जाती है। धारा कितनी हो जाती है? अनंत हो जाती है। धारा अनंत को लिखेंगे, ठीक है? ये आइडियल केस है, लेकिन आपको ध्यान यही रखना है। अब हो सकता है आपको ऑप्शन में क्या मिल जाए? आपको ऑप्शन में मिल जाए कि प्रतिरोध का मान बहुत कम, बहुत कम। तो प्रतिरोध का मान बहुत कम और धारा का मान बहुत अधिक। ठीक है? धारा का मान बहुत अधिक। ये दोनों बातें भी लिखी हो सकती हैं। क्यों? ऐसा क्यों हो सकता है? ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि जो भी तार लगाओगे तो उस तार का प्रतिरोध तो होगा ही होगा। उस तार में भले ही कोई प्रतिरोध ना लगा हो, लेकिन उस तार का खुद में तो कुछ प्रतिरोध होगा ही होगा ना। तो उस तार का प्रतिरोध की बात करेंगे तो वो प्रतिरोध बहुत कम होगा और चूँकि प्रतिरोध बहुत कम है, आपको इस फ़ॉर्मूले में आप देखो I बराबर V बटे R में, तो यहाँ R जब बहुत कम हो जाएगा तो I का मान नीचे कम होता है तो भिन्न बढ़ती है, तो V I का मान ज़्यादा होगा, है ना? तो आइडियली बात करोगे यानी आदर्श रूप से बात करोगे तो इनफ़ाइनाइट होगा, लेकिन इनफ़ाइनाइट अगर नहीं दिया ऑप्शन में तो आप बहुत अधिक वाला बात कर सकते हो। ठीक है? तो ये बात आपको लघुपथन यानी शॉर्ट सर्किट के बारे में ध्यान रखनी है। चलिए, तो अभी शॉर्ट सर्किट के बाद ये सर्किट होगा कैसा? ये सर्किट कुछ नहीं बनेगा, ये ऐसा बन जाएगा। ये सिर्फ़ इतना सर्किट काम का रहेगा, बाकी का सारा सर्किट इधर वाला बेकार हमने आपको बता ही दिया, ये सारा का सारा बेकार हो जाएगा, इसमें कोई मतलब की चीज़ नहीं रह जाएगी। ठीक है? तो अब देखिए शॉर्ट सर्किट के केस में एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है, चूँकि यहाँ कोई प्रॉपर रेजिस्टेंस नहीं है, यहाँ कोई प्रॉपर रेजिस्टेंस नहीं है, यानी कोई प्रतिरोध नहीं लगा और ध्यान रखिएगा जब भी कोई तार में प्रतिरोध ना लगा हो, तो उसका इधर का वो पोटेंशियल यानी इधर का जो इसका वोल्टेज है और इधर का वोल्टेज है, दोनों वोल्टेज समान होते हैं। ठीक है? दोनों वोल्टेज क्या होते हैं? समान होते हैं, एक ही तार वो बन जाता है या एक ही पॉइंट बन जाता है। तो आप इन दोनों को एक ही पॉइंट मान के चलेंगे, ठीक है ना? ये कॉन्सेप्ट भी बहुत यूज़ होता है कई बार क्वेश्चंस में, तो इसलिए मैं आपको ये बता दे रहा हूँ कि तार अगर खाली लगा है, उसमें कोई प्रतिरोध नहीं है, तो उसके दोनों सिरे आप एक ही में जोड़ के लिख सकते हो, उनको अलग-अलग दिखाने की ज़रूरत नहीं है। बात समझ में आ गई? तो ये भी आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है, इस पे हम लोग प्रतिरोध का एक क्वेश्चन करेंगे तो आपको बेहतर चीज़ समझ में आएगी। चलिए दूसरी बात कर लेते हैं ओपन सर्किट की। ओपन सर्किट क्या होता है? ओपन सर्किट देखिए, मान लीजिए हमारे पास एक ये सर्किट है और इसमें हमने एक प्रतिरोध लगाया 10 ओम का और फिर तार ऐसे आगे बढ़ा के खुले छोड़ दिए, ठीक है? तार इधर आगे बढ़ा के खुले छोड़ दिए। अब ज़रा सोचिए यहाँ से करंट चलेगी, तो यहाँ से करंट चलेगी। क्या इधर करंट जाएगी? आप ज़रा सोच के देखिए इधर करंट जाएगी? इधर तो जाएगी पक्का है। हमने कहा था तार जब भी अलग-अलग होंगे तो उसमें करंट जाएगी। लेकिन आगे जाके देखा तो ये तार कहीं जुड़े नहीं हुए हैं, खुले हुए हैं तो क्या इसमें करंट जाएगी? नहीं जाएगी। क्योंकि करंट हमेशा बंद पाथ को फॉलो करती है। अच्छा क्यों ऐसा है कि करंट करंट यहाँ नहीं जाएगी? ज़रा आप सोच के देखो ये जो तार खुले पड़े हैं, इनके बीच में हवा है। इनके बीच में क्या है? हवा है और हवा का जो प्रतिरोध होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। क्या होता है? बहुत ज़्यादा होता है प्रतिरोध हवा का या यूँ कह लीजिए इनफ़ाइनाइट होता है। क्या होता है? इनफ़ाइनाइट। तो आप ज़रा सोच के देखो I बराबर V बटे R फ़ॉर्मूला है और I बराबर
वी बटे इनफाइनाइट रखे, वन 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 बाई इनफाइनाइट क्या होता है, जीरो, तो आई का मान वैसे भी क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। इसका मतलब है इसीलिए करंट इधर नहीं जाती है, क्यों, क्योंकि इसका प्रतिरोध बहुत ज्यादा हो जाता है। यानी ओपन सर्किट में आपको ध्यान रखना है कि आर का मान कितना होता है, अनंत या बहुत अधिक, बहुत अधिक, ठीक है, बहुत अधिक होता है। और आर का मान बहुत अधिक होने से आई का मान जो होता है वो क्या आ जाता है, वो जीरो आ जाता है या बहुत कम, ठीक है, बहुत कम। बात समझ में आई? तो यही आपको ये दो बातें हमने बताई, ओपन सर्किट की और क्लोज सर्किट की, यानी शॉर्ट सर्किट की। तो ओपन सर्किट क्या होता है, यानी इसको ओपन सर्किट को बोलेंगे खुला पथन, ठीक है, खुला पथन। और इसको बोलेंगे लघु पथन। तो ये खुला पथन और लघु पथन या ओपन सर्किट या शॉर्ट सर्किट के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि क्या होता है कई बार क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं आपको बहुविकल्पी में, ठीक है। ये कंपटीशन व्यू से भी आपको ध्यान रखना है ना, कंपटीशन में भी इस तरह से क्वेश्चन बहुविकल्पी में बनाए जा सकते हैं और आपके एकेडमिक में तो बनाए ही जाते हैं, ठीक है। तो ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। चलिए कुछ प्रतिरोध के क्वेश्चंस किए जाएं और उसके बाद आगे बढ़ेंगे, तो कुछ सर्किट के क्वेश्चंस करेंगे। यहाँ पे देखिए ये है 10 ओम का, और ये है 10 ओम का, ये है 10 ओम का, और ये है 20 ओम का, है ना। तो अब यहाँ से ए से बी के बीच में आपको ध्यान रखना है कि आपका प्रतिरोध जो पूछा गया है, तुल्य प्रतिरोध, वो कहाँ से कहाँ तक का बीच पूछा गया है। तो हमें कहा गया है ए और बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध बताओ, के बीच तुल्य प्रतिरोध हमें निकालना है, ठीक है। तो हमारे पास एक सिरा ए है और एक सिरा बी है, हमें ए और बी के बीच में पूछा है। तो आप चाहे तो ए से चलना शुरू करो और चाहे तो बी से चलना शुरू करो, आपके पास दोनों चॉइस है। चाहो तो ए से चलना शुरू करो, चाहो तो बी से चलना शुरू करो। ध्यान रखना, जब तक रास्ता एक ही रहेगा तब तक श्रेणी क्रम चलेगा, लेकिन जैसे ही रास्ता बदलेगा वो समांतर क्रम हो जाएगा। तो ए से चलना शुरू किया, यहां तक आए, यहां तक आने के बाद दो रास्ते हैं, एक रास्ता ये है और एक रास्ता ये है। अब जब तक किसी रास्ते पर एक प्रतिरोध रहेगा तब तक कोई दिक्कत नहीं, एक से ज्यादा आएंगे तो अपना फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अगर वो एक ही रास्ते में है तो श्रेणी क्रम में, और अगर अलग अलग रास्ते में है तो समांतर क्रम, ठीक है। तो इस रास्ते पे हम आए, इस रास्ते में गए तो यहाँ से यहाँ तक पूरा एक ही प्रतिरोध है, और इस रास्ते में जाओगे तो यहाँ पे देखिए 10-10 ओम के दो प्रतिरोध है, ये देखिए, है ना। तो इस 10-10 ओम के दोनों प्रतिरोध एक ही रास्ते पर लगे हुए हैं। यहाँ से देखिए यहाँ तक रास्ता सेम है ना, यहाँ से यहाँ तक का रास्ता सेम है, तो इसका मतलब है ये दोनों 10 ओम के प्रतिरोध किस में है, श्रेणी क्रम में है। तो ये दोनों 10 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है, तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला क्या होता है, R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2। दिस मीन्स 10 प्लस 10 मिला के कितना हो गया, ये 20। यानी इन दोनों की जगह हम 20 को लगा सकते हैं। तो चलिए एक नया सर्किट बनाते हैं। तो यहाँ पे हो गया 10 ओम का, और फिर उसके बाद इधर फिर 10 ओम का लगा है, यहाँ पे 20 ओम का लगा था, और फिर यहाँ पे बी पॉइंट था। अब यहाँ इसकी जगह, इन दोनों की जगह, इन दोनों 10 की जगह हम क्या लगाएंगे, यहाँ 20 ओम का लगाएंगे, नीचे 20 था ही, और यहाँ पे पहुंच गए। अब फिर से ए से चलना शुरू करो, एक एक सॉल्व करेंगे और एक एक डायग्राम बनाते जाएंगे। तो यहाँ से फिर से ए से चलना शुरू किया, यहाँ पे पहुंचे। अब इस रास्ते पे देखेंगे तो भी एक है, और इस रास्ते पे देखेंगे तो भी एक है। ये दोनों रास्ते देखिए यहाँ से अलग हुए थे और यहाँ पे जाके जुड़ गए हैं, तो इसका मतलब ये दोनों रास्ते रास्ते अलग होते हैं तो समांतर क्रम होता है। तो इसका मतलब ये वाला प्रतिरोध 20 ओम का और ये दोनों प्रतिरोध हमारे समांतर क्रम में है। अब समांतर क्रम का फॉर्मूला क्या है, 1/r इज इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2। 1/r is equals to 1/20 plus 1/20। तो 1/r is equals to 2/20, यानी 1/r is equals to 1/10। r is equals to क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 10।
यहाँ कई बार बच्चे उल्टा करना भूल जाते हैं, तो उसको भी ध्यान रखना है कि आपको लास्ट में उल्टा ज़रूर करना पड़ेगा। R का मान निकालने के लिए आपको 10 ओम आ गया। यानी इन दोनों की जगह हम 10 ओम लगाएँगे। तो फिर से एक डायग्राम बनाते हैं। ये 10 ओम पहले का और इन दोनों की जगह पे आप कितना लगाओगे? 10 ओम का केवल 1 लगाओगे। तो यानी ये पॉइंट ए हो गया और ये पॉइंट होगा हमारा हो गया बी। तो अब ए से चलेंगे फिर से बी तक। पूरा एक ही रास्ता है और पूरा एक ही रास्ता है तो श्रेणी क्रम लगेगा। यानी टोटल आर जो निकल के आएगा 10 प्लस 10 यानी 20 आ जाएगा। तो यानी इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया? ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध 20 ओम। ठीक है? तो मुझे लगता है ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वही क्वेश्चन हमारे पास वही है कि ए और बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो जब ए और बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध निकालना है, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ए से चलना शुरू करेंगे और बी तक पहुंचेंगे। तो ए से जैसे ही चलेंगे आपके पास दो रास्ते दिख गए। एक रास्ता ये है और एक रास्ता ये है। अब इस रास्ते ऊपर वाले रास्ते पे जब जा रहे हो तो चलिए इनके नाम लिख देता हूँ 10, 10, 10 और 10। ठीक है? आसान कर दिया। तो यहाँ से यहाँ तक चलेंगे। तो यहाँ से जब चलना स्टार्ट करेंगे, इस रास्ते पे चलेंगे, तो ऐसे जाएँगे और यहाँ तक पहुँच जाएँगे। अब इस रास्ते पे जब आप चले हो तो ये देखिए ये वाला 10 ओम और ये वाला 10 ओम दोनों एक ही रास्ते पे हैं और जब एक ही रास्ते पे होंगे तो ये श्रेणी क्रम बनाएँगे, है ना? तो यानी अगर हम ऊपर वाले 10 की बात करें तो 10 प्लस 10 दोनों श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में सीधा जोड़ा जाता है, तो 10-10 कितना हो गया? 20 ओम। ऐसे ही जब नीचे वाले रास्ते पे चलोगे तो आप देखोगे ये दोनों प्रतिरोध कहाँ पे हैं? दोनों प्रतिरोध एक ही तार में हैं और एक ही तार में है तो इसका मतलब नीचे वाले का भी कितना आ जाएगा? 10 प्लस 10 यानी 20 ओम ही आ जाएगा। तो अब इस परिपथ को चलिए दोबारा बनाते हैं। दोबारा बनाएँगे तो यहाँ से चले तो एक प्रतिरोध सिर्फ़ इसमें आया है और एक ही प्रतिरोध सिर्फ़ इसमें आया है। दिस मीन्स ये ए हो गया, ये बी हो गया। यहाँ पे कितना आया है? 20 ओम। इन दोनों 10 को जोड़ के और यहाँ नीचे वाले में भी दोनों को जोड़ के कितना आया है? 20 ओम। अब देखिए फिर से चलना स्टार्ट करेंगे तो इस रास्ते पे चलेंगे तो भी एक प्रतिरोध, इस रास्ते पे चलेंगे तो भी एक ही प्रतिरोध है। अब ये देखिए दोनों रास्ते अलग-अलग हैं तो इसका मतलब ये दोनों समांतर क्रम में होंगे। समांतर क्रम का फ़ॉर्मूला आपको सभी को पता है 1/r = 1/r1 + 1/r2 और ये हो जाएगा हमारा 1/20 + 1/20 = 1 2/20 ये हो जाएगा R = 10 ओम। ठीक है? तो आई होप ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब आप इस क्वेश्चन में चलना स्टार्ट करिए। ए से चलेंगे तो ए से चलेंगे हमारे पास 2 रास्ते बने। एक रास्ता ये है और एक रास्ता ये है ना? अब इस रास्ते पे चलोगे तो इस रास्ते पे आगे यहाँ तक आओगे फिर से 2 रास्ते हो गए। एक रास्ता ये, एक रास्ता ये। तो इस तरह के क्वेश्चन में जब भी रास्ते के ऊपर और रास्ते निकलते जाएँ तो इस तरह के क्वेश्चन को पीछे से सॉल्व करना है। तो आप पीछे वाले रास्ते को देखो, इस रास्ते को देखोगे तो ये एक रास्ता ये है और एक रास्ता ये है। ये दोनों रास्ते समांतर क्रम में हैं। किसमें है? समांतर क्रम में। क्यों? क्योंकि यहाँ से आप आओगे तो इसी रास्ते पर भी एक ही है, इस रास्ते पर भी एक ही। इन दोनों का समांतर हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो इनका समांतर निकालोगे 1/r = क्या आ जाएगा? 1/10 + 1/10। दिस मीन्स 1/r = 2/10। R कितना आ गया? 5। तो अब इस सर्किट को चलिए फिर से बना लेते हैं। तो फिर से बनाएँगे तो यहाँ पे ये लग गया, यहाँ 5 लग गया और इन दोनों की जगह पे हम कितना लगाएँगे? 5 ओम का लगाएँगे तो दिस मीन्स यहाँ लग गया 5 ओम। ये 5, 5 और ये 10। दिस इज़ ए पॉइंट और दिस इज़ बी पॉइंट। अब फिर से देखिए इस वाले तार को, तो इस वाले तार में यहाँ से लेके यहाँ तक 2 प्रतिरोध एक ही तार में लगे हैं। तो एक ही तार में लगे हैं तो मतलब कैसे लगेंगे? श्रेणी क्रम में लगेंगे। तो एक श्रेणी क्रम में सीधा जोड़ा जाता है तो यानी R = 5 + 5 यानी 10 हो जाएगा। चलिए लगा देते हैं, नया डायग्राम बना लेते हैं। ये 10 वाला हमने बना दिया और ये इन दोनों श्रेणी क्रम में 5-5 वालों की जगह हमने क्या लगा दिया? 10 ओम का लगा दिया। दिस इज़ ए एंड दिस इज़ बी। अब यहाँ से फिर से चलिए, तो इस तार में देखिए, इस वाले तार में एक ही प्रतिरोध है, इस तार में भी एक ही प्रतिरोध है।
दोनों तार अलग-अलग हैं तो इस मतलब ये समांतर क्रम होगा। तो सीधा फिर से आप लगा देंगे 1/r इक्वल्स टू 1/10 प्लस 1/10 इज इक्वल्स टू 1/r इक्वल्स टू 2/10 एंड r इज इक्वल्स टू 5। ठीक है? r इज इक्वल्स टू 5। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए इस क्वेश्चन में हम 4 क्वेश्चन बना लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध, है ना? बी और डी के बीच में बना लेते हैं। ठीक है। तो अभी 4 क्वेश्चन हैं, चारों क्वेश्चन को सबसे पहले करना है। तो पहला क्वेश्चन जब हम कर रहे होंगे, तो हमें लिखा है ए और बी के बीच जो-जो पॉइंट आपसे कहा है, उन पॉइंट को मार्क कर लेना है। तो उन पॉइंट को यानी एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, इसको थोड़ा-सा खींच के बना लीजिए, ताकि आपको देखने में, चलने में आसानी रहे। तो जब आप चाहो तो ए से चलो, चाहो तो बी से चलो। तो ए से जब चलोगे तो आप चलना स्टार्ट करोगे, जैसे ही ए पर पहुँचे 2 रास्ते हैं, एक तो ये रास्ता है, एक ये रास्ता है। अब इन दोनों रास्तों में अगर आप ये वाला रास्ता, नीचे वाला रास्ता चलते हो तो इसमें तो एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने आपको बताया भी था, अगर आप कोई भी रास्ता चल रहे हैं तो उसमें एक ही प्रतिरोध है तो कोई दिक्कत नहीं है। एक से ज़्यादा हैं तो आपको उनको कम करके एक लाना होगा। उसके लिए आपके पास फ़ॉर्मूले हैं, सरलीक्रम क्रम का फ़ॉर्मूला है और समांतर क्रम का फ़ॉर्मूला है। तो इस रास्ते पे तो एक ही, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब इस रास्ते पे जाओगे तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक 3 प्रतिरोध हैं। अब कहोगे सर सी और डी पॉइंट कहाँ चले गए? जब आप ए और बी को देख रहे हो, जब आप ए और बी के बीच आप निकाल रहे हो तो आप बाकी कोई पॉइंट नहीं देखोगे। जिन पॉइंट को आपको कहा गया है केवल वही पॉइंट देखोगे, बाकी उसके अलावा सारे आप भूल जाओगे। तो ए और बी हमने कहा था पहला क्वेश्चन करना है, तो यानी ए और बी के लिए हम निकाल रहे हैं, तो सी और डी को ध्यान नहीं देंगे। तो इस रास्ते पे चलेंगे, यहाँ से यहाँ तक 3 प्रतिरोध हैं और वो तीनों प्रतिरोध एक ही तार में है, मतलब वो श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम में है तो फॉर्मूला लगा लेते हैं, 5 + 5 + 5 तीनों सीधे जोड़ देंगे, 15 ओम आ जाएगा। अब इसका फिर से डायग्राम बना लेते हैं, ये ए और बी हो गया और इस पूरे तार में केवल एक प्रतिरोध आएगा और वो कितने ओम का? 15 ओम का। अब यहाँ से फिर से चलिए, तो फिर से चलेंगे तो एक ये लाइन, दोनों एक ही, दोनों में एक ही एक हैं, तो इसका मतलब है, और ये अलग-अलग तार में है, इसका मतलब है ये समांतर क्रम में होंगे। 1/r इक्वल्स टू, तो 1/15 + 1/5, तो 1/r इज इक्वल्स टू, एलसीएम हमारा 15 हो जाएगा। 1 + 3 दैट मीन्स 4/15। उल्टा भी करना है तो r इज इक्वल्स टू 15/4, 4 तियां 12, 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20 ओम। क्लियर हो गया होगा मुझे लगता है। चलिए बी और सी के लिए बात करते हैं। तो सेकंड पार्ट के लिए डायग्राम फिर से बना लेते हैं। अब आप देखिए, आपको बी और सी लेना है, तो सी को थोड़ा खींच लीजिए, बी को भी खींच लीजिए। अब चाहे बी से चलना शुरू करिए, चाहे सी से। तो बी से जब चलना शुरू करेंगे, आपके पास यहाँ पहुँचेंगे, 2 रास्ते बनेंगे, एक ये रास्ता, एक ये रास्ता। और हमने कहा था बी और सी को देख रहे हैं, तो बाकी सबको भूल जाएँगे, ए और डी को भूल जाएँगे और आप चल इस रास्ते पे, बी से सी वाले रास्ते पे चलेंगे, तब तो एक ही है। लेकिन अगर इस रास्ते को जाएँगे, तो यहाँ पे 3 प्रतिरोध हैं। 3 प्रतिरोध हैं, तो तीनों को श्रेणी क्रम में लेंगे, यानी 5 + 5 + 5 15 हो जाएगा और उस 15 को लेकर के आप 5 के साथ समांतर क्रम में ले लेंगे, तो आपका आंसर बिल्कुल सेम यही आएगा, है ना? तो अगर हम इन तीनों को लेंगे तो इनका तीनों का क्या निकल के आएगा? सम 15 आ जाएगा। तो यानी r इज़ इक्वल्स टू 5 + 5 + 5 दिस मीन्स 15 आ जाएगा एंड नया डायग्राम बना लेते हैं। ये सी है, ये बी है, ये 5 ओम का है और ऊपर वाला तीनों मिला के तो सीधा-सीधा 15 ओम का आ जाएगा, है ना? अब यहाँ से चलिए फिर से, तो इस रास्ते पर भी एक ही है, इस रास्ते पर भी एक ही है, दोनों है तो समांतर क्रम में लग जाएगा। दिस मीन्स 1/r इज़ इक्वल्स टू 1/15 + 1/5 ये अभी सॉल्व किया था, आपको पता है कितना आ जाएगा? r इज़ इक्वल्स टू 3.75 ओम, ठीक है? तो ये दोनों तो एक जैसे थे। ऐसे ही अगर आपको सी और डी के बीच में निकालना चाहे, तो आप आसानी से निकाल लोगे, आंसर सेम आएगा। और ए और डी के बीच में निकालना चाहोगे तो भी आंसर सेम आएगा। आपको अंदाज़ा लग गया होगा, चाहो तो आप निकाल करके देख भी सकते हो। चलिए, थर्ड पार्ट इसका देखते हैं। दिस इज़ ए, बी, सी, डी।
दिस इज 5 ओम, 5 ओम, 5 ओम एंड 5, है ना? ये चारों डायग्राम चारों हो गए। अब हमें ए और सी के बीच निकालना है। ए यहाँ है, सी यहाँ है, तो ए को खींच लिया, सी को खींच लिया। अब ए से चलना शुरू किया, ए से चलना है, सी पे पहुंचना है। ए से चलेंगे तो अब बी और डी को भूल जाएंगे। अब अगर इस रास्ते पे चलेंगे तो इस रास्ते पे हमारे पास दो प्रतिरोध, यहाँ से यहाँ जाने में दो प्रतिरोध है। एक तो ये वाला 5 और एक ये वाला 5, है ना? और इस रास्ते पे आप जाओगे तो भी आपके पास दो प्रतिरोध हैं, एक ये वाला 5 और एक ये वाला 5। ये सुनो, तो चाहे जिस रास्ते पे, तो दोनों का हम निकाल लेंगे। तो यानी अगर इस रास्ते पे आप जा रहे हो, तो इस रास्ते पे जाओगे तो ये दोनों एक ही तार में है, श्रेणी क्रम में है, 5-5 मिला के 10 हो जाएगा। और इस रास्ते पर भी जाओगे नीचे वाले पे भी, तो भी आपको 5 और 5 मिला के 10 हो जाएगा क्योंकि एक ही तार में है। तो इसका नया डायग्राम अगर हम बनाना चाहें, तो ऊपर वाले रास्ते में 1 प्रतिरोध और नीचे वाले रास्ते में 1 प्रतिरोध। तो यानी यहाँ 10 हो जाएगा और यहाँ भी 10 ही हो जाएगा। दिस इज़ ए एंड सी। अब ये 10-10 का अगर हम यहाँ से फिर से चलिए, तो यहाँ से चलेंगे तो एक ही एक है, अलग-अलग तार में है तो समांतर क्रम में होगा, यानी समांतर क्रम में होगा तो 1/r इक्वल्स टू 1/10 प्लस 1/10, दिस मीन्स ये आ जाएगा 2/10, देन मीन्स r इक्वल्स टू 5 ओम। ठीक है? 5। ऐसे ही बी और डी के बीच में भी हम निकाल सकते हो। बी और डी के लिए आप क्या करोगे? बी पे खींच लोगे और डी पे खींच लोगे। आंसर आपका बिल्कुल सेम यही आएगा। ठीक है? आप कोशिश करके देखिएगा। ठीक है? तो चलिए सर्किट के कुछ क्वेश्चंस कर लिए जाए ताकि उसकी जानकारी भी हो जाए। उससे पहले एक छोटा-सा टॉपिक है उसको डिस्कस कर लेते हैं कि टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है ना? और उसके बाद हम लोग सर्किट के क्वेश्चंस पे मूव करेंगे। तो देखिए क्या होता है टर्मिनल वोल्टेज। देखिए टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है, तो हमारी जो भी वोल्टेज सोर्स बनाए जाते हैं, वोल्टेज सोर्स का मतलब जैसे बैटरी है ना, बैटरी या सेल जो भी है, तो वो हमें करंट देते हैं। अब आपको पता है कोई भी मटेरियल होगा, उसका कुछ ना कुछ प्रतिरोध जरूर होगा, है ना? क्योंकि वो मटेरियल होगा और मटेरियल मटेरियल में हर एक मटेरियल का कुछ न कुछ प्रतिरोध ज़रूर होता है। जैसे हम बैटरी बनाएँगे, तो उसके लिए भई आप प्लस माइनस बनाओगे, है ना? तो प्लस माइनस आप बनाओगे तो उस प्लस माइनस में कोई न कोई मटेरियल डालोगे, है ना? कोई न कोई मटेरियल लगाओगे, है ना? और उसके साथ-साथ उसमें कुछ तेजाब भरोगे तो उसका भी कुछ न कुछ प्रतिरोध होगा। तो क्या होता है कि जैसे अगर हम 12 वोल्ट की बैटरी बना रहे हैं, तो 12 वोल्ट की बैटरी अगर हम बना रहे हैं, तो उस 12 वोल्ट की बैटरी में जो बाहर वोल्टेज हम उससे लगाएँगे तो 12 नहीं निकलेगा, कम निकलेगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रेजिस्टेंस जहाँ पे भी होगा प्रतिरोध, उसके पास हमेशा वोल्टेज का ड्रॉप होता है, यानी वोल्टेज खर्चा होता है, ऐसे समझ लो। ये 12th का टॉपिक है लेकिन कभी-कभी क्वेश्चन साथ में आ जाते हैं, इसलिए आपको हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। क्या होता है कि कोई भी बैटरी के पास जहाँ भी बैटरी में प्रतिरोध होने की वजह से वोल्टेज कुछ खर्चा हो जाता है, ऐसे समझो, है ना? जैसे हमारे पास ये बैटरी है, तो ये बैटरी में अब बैटरी सभी के घर में होगी, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मान लो इसका प्लस है और यहाँ पे इसका माइनस है, तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। हम चाह रहे हैं यहाँ पे इसका हम ये 12 वोल्ट की बैटरी बना रहे हैं। कितने वोल्ट की? 12 वोल्ट की। तो जब 12 वोल्ट की बैटरी बनाओगे, लेकिन ये इसके पास 12 वोल्ट नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? इस वजह से नहीं रहेगा क्योंकि 12 वोल्ट की बैटरी बनाओगे तो आप चाह रहे हो कि 12 वोल्ट मिले, लेकिन उस 12 वोल्ट में से इसमें जो भी प्रतिरोध इसके पदार्थ की वजह से आया है, जो भी प्रतिरोध इसके पदार्थ की वजह से आता है उसको बोलते हैं आंतरिक प्रतिरोध। क्या बोलते हैं? आंतरिक प्रतिरोध। आंतरिक प्रतिरोध इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं, स्मॉल आर से ठीक है? स्मॉल आर से लिखते हैं। और जितने वोल्ट की बैटरी को आप बनाना चाह रहे हो उसे हम बोलते हैं विद्युत वाहक बल यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ, ई से लिखते हैं उसे, है ना? और बाहर आप जितना वोल्टेज चाह रहे हो मान लो उसको वी से लिखेंगे। तो यहाँ पे जो वी होता है वो वी ई में से कुछ कम करके मिलता है।
उसको इस तरह से लिखा जाता है, V बराबर E माइनस आई आर। अब देखिए ये रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है, तो प्रतिरोध के पास में कितना खर्चा हो गया वोल्टेज, क्योंकि आपने सभी पढ़ा है, सभी ने पढ़ा V बराबर आई आर पढ़ा तो आई है। अब यहाँ आर को बस छोटे से लिख दे रहा हूँ, तो आई आर मतलब एक वोल्टेज ही है। आई आर मतलब क्या है? वोल्टेज ही है। अब ये जो वोल्टेज है वो ई से घट जा रहा है। कितना वोल्टेज घट जा रहा है? जो उस रेजिस्टेंस के पास खर्चा हो गया था। जो अंदर रेजिस्टेंस है उसके पास जो खर्चा हो गया वोल्टेज, वो वोल्टेज जितना हमने बनाया था उसमें से घटा दोगे तो बाहर आपको उतना ही वोल्टेज मिलेगा जितना बचा होगा। यही इस संबंध को कहने का मतलब है। ठीक है ना? ई क्या है? ई है ईएमएफ, ईएमएफ ऑफ सेल और बैटरी, है ना? और आर क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस है। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस है। क्लियर? तो ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। चलिए इसका क्वेश्चन करते हैं तो आपको बेहतर आइडिया मिलेगा कि भाई ये सर कहना क्या चाहते हैं। तो ये हमने यहाँ 45 वोल्ट डाल दिया। ठीक है, हालांकि इतना भयानक डेटा होगा नहीं, लेकिन फिर भी चलो मान लेते हैं, कैलकुलेशन आसान करने के लिए ले लिया। अब हमें क्या निकालना है इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में सबसे पहले निकालना है कि धारा कितनी, सेल से प्रवाहित करने वाली धारा कितनी होगी। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास कि भाई मान लीजिए 15 ओम पे वोल्टेज कितना होगा। और तीसरी बात हमें निकालनी है कि सेल के सिरों पर कितना विभवांतर, सेल के सिरों पर कितना विभवांतर होगा। ठीक है, अब पहले बात तो सेल का सिरा पता होना चाहिए। सेल का सिरा कितना होता है? तो सेल का सिरा यहाँ से लेके यहाँ तक होगा। ठीक है, यानी आपको विभवांतर यहाँ से लेके यहाँ तक का निकालना है कि ये कितना विभवांतर होगा, है ना? कितना विभवांतर होगा ये आपको सेल के पास, क्योंकि ये सेल का है, ये आंतरिक प्रतिरोध है। आप कैसे पहचानोगे क्यों सर आंतरिक प्रतिरोध है? इसका मान देखिए बहुत कम होगा, है ना? इसका मान बहुत कम होगा। तो जो भी सेल के पास में और सबसे कम प्रतिरोध रहा होगा वो सेल का आंतरिक प्रतिरोध होगा। तो सेल का टर्मिनल वोल्टेज यानी सेल के सिरों पर विभवांतर कैसे निकालेंगे? तो आपको सेल ले लेना है और उसके साथ का रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध ले लेना है। उसको मिला के कितना प्रतिरोध आएगा, कितना हमारा सॉरी प्रतिरोध नहीं, कितना विभव आएगा वो हमें निकालना है। तो सबसे पहले चलिए धारा ही निकालते हैं। हमने अभी आपको सर्किट में क्वेश्चंस बताए। हमने क्या कहा था? हमने कहा था इस तरह के क्वेश्चंस में पीछे चलना होता है। आप इस रास्ते को देखोगे तो भी एक प्रतिरोध है, इस रास्ते को देखोगे तो भी एक प्रतिरोध है। दोनों प्रतिरोध समांतर क्रम में होंगे क्योंकि तार अलग-अलग हैं। तो सबसे पहले इसका हम समांतर क्रम निकाल लेते हैं। 1/r इक्वल्स टू 1/10 प्लस 1/10। दिस मीन्स 1/r इज इक्वल्स टू 2/10, r इज इक्वल्स टू 5 ओम, है ना? यहाँ पे इन दोनों की जगह पे हमारे पास कितना आ गया? 5 ओम का। तो इस सर्किट को फिर से बना लेते हैं। तो यहाँ पे सेल आ गया, यहाँ पे इसका इंटरनल वोल्टेज आ गया, यहाँ पे 15 आ गया और इन दोनों की जगह पे हमारा कितना आ गया? 5 ओम का। 15 ओम, यहाँ आ गया 45 वोल्ट और यहाँ आ गया 2.5। अब इन दोनों को देखोगे, इन दोनों को नहीं, इन तीनों को देखोगे तो पूरा सब श्रेणी क्रम में है। यहाँ से चलना शुरू किया तो सब श्रेणी क्रम में ही है। 15, 5, 20 और 20 2, 22 1, 22, 22.5 आ गया। तो टोटल रेजिस्टेंस 15 प्लस 5 प्लस 2.5, तो यह आ जाएगा 22.5 आर। अब इन तीनों की जगह सीधा एक रेजिस्टेंस लगा है, ये बात पक्की है। तो अब अगर हम धारा निकालना चाहें तो धारा क्या हो जाएगी? वी आई बराबर वी बटे आर। वी कितना है? 45 वोल्ट का लगा है और कुल प्रतिरोध कितना आया है? 22.5। तो ये आ जाएगा सीधा 2 एम्पियर। धारा का मात्रक कितना होता है? एम्पियर होता है। ठीक है, तो धारा हमने निकाल ली। अब धारा हमारे निकालने के बाद हमें क्या काम करना होगा? हमें काम ये करना होगा कि भाई हमें 15 ओम पर विभव निकालना है। तो विभव जहां भी निकालना है
उसके पास धारा आपको पता हो जाए, है ना? क्योंकि विभव निकालना मतलब V निकालना है, IR फ़ॉर्मूला होता है, I अगर पता हो गई, R तो पता होता ही है जहाँ पे निकालना है, R तो 15 ओम है ही है। अब देखिए, यहाँ से जो धारा चलेगी वो 15 ओम में भी जाएगी, उसके बाद आगे बटेगी ना, उसके बाद आगे-आगे कम हो जाएगी, अलग-अलग चली जाएगी। 15 ओम तक तो पूरी-पूरी धारा जाएगी ना, 15 ओम में धारा कितनी होगी? सीधा 2 एम्पीयर धारा ही होगी, क्योंकि 2 एम्पीयर धारा सेल से चल रही है ना? तो वो धारा 15 ओम में तो सीधा-सीधा 2 एम्पीयर ही जाएगी। तो इसका मतलब है कि अगर दूसरे पार्ट का क्वेश्चन, ये तो पहला पार्ट हो गया। दूसरे पार्ट का क्वेश्चन अगर हम निकालें कि यानी V बराबर IR हमको निकालना है, तो V तो हमें निकालना ही है, I हमारा 2 है और R हमारा कितना है 15। तो सीधा-सीधा कितना हो गया 30 वोल्ट, यानी इस पे वोल्टेज कितना आएगा 30 वोल्ट। क्लियर? अब हमें सेल के सिरों पर विभवांतर निकालना है, उसके लिए हमने फ़ॉर्मूला आपको अभी बताया है, V बराबर E माइनस आई आर, है ना? आई आर, स्मॉल आर। ई कितना है हमारे पास? ई हमारे पास सीधा-सीधा 45 दे रखा है। 45 माइनस आई का मान 2 निकाला था और आर हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस यानी 2.5 है, तो 2.5 यानी 45 माइनस ढाई दूना 5 यानी कितना 40 वोल्ट। तो सीधा-सीधा यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज कितना आ जाएगा? चाल 40 वोल्ट। क्लियर? तो ये तीनों क्वेश्चन हमारे हो गए। इससे टफ क्वेश्चन नहीं आएगा, इससे आसान ही आता है। अधिकतर क्वेश्चन में आंतरिक प्रतिरोध का लफड़ा होता ही नहीं है ना? अधिकतर ये 100 में से लगभग 1 क्वेश्चन में होगा कहीं ऐसा, बहुत ज़्यादा टफ बनाना चाहेगा, नहीं तो ये आंतरिक प्रतिरोध का लफड़ा होगा ही नहीं होगा। सीधा आपको धारा और विभव कहीं का पूछ सकता है, बस सिंपल सी बात ये आपको याद रखनी है। ठीक है? चलिए, एक तरह के क्वेश्चन प्रतिरोध के और आते हैं, उनको भी डिस्कस करके इस चैप्टर को वाइंड अप करते हैं। हमसे कहा जाता है कि हमारे पास मान लीजिए 3 प्रतिरोध हैं या 4 प्रतिरोध हैं, 3 प्रतिरोध मान लेते हैं, 3 का ज़्यादा आता है कि हमारे पास 3 प्रतिरोध हैं। मान लेते हैं एग्ज़ाम्पल से ही लेते हैं कि हमारे पास एक प्रतिरोध है 2 ओम का, एक प्रतिरोध है 3 ओम का और एक प्रतिरोध है 4 ओम का। इनको किस प्रकार संयोजित करें? चलिए पूरा क्वेश्चन लिख चलिए, तो हमारे पास ये क्वेश्चन लिखा हुआ है 2 ओम, 3 ओम और 4 ओम के प्रतिरोध को किस प्रकार संयोजित करें कि इनका जो तुल्य प्रतिरोध है, वो कितना आ जाए 20/9 पहले पार्ट में और दूसरा आ जाए 2 ओम आ जाए। तो इस तरह के क्वेश्चन को देखिए डील कैसे करना होता है। हम जनरल आपको बताते हैं। जनरल में आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे मान लीजिए R1 और R2 और R3 आपके पास 3 प्रतिरोध हैं। तो आप देख लीजिए 3 प्रतिरोध से किस तरह के कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तो इस तरह से क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? पहला कॉम्बिनेशन कि R1, R2 और R3 श्रेणी में हो जाए, है ना? अगर हम सीधी लाइन खींचे तो आप श्रेणी समझना और अगर हम ऐसे लाइन खींचे, सीधी वाली खड़ी हुई लाइन खींचे तो आप समांतर समझना, है ना? R1, R2, R3 श्रेणी में हो जाए, पहला तो ये तरीका हो सकता है। दूसरा R1, R2 के साथ श्रेणी हो जाए और उसके बाद समांतर हो जाए R3 के साथ, है ना? तीसरा देखिए कॉम्बिनेशन R1, R3 के साथ श्रेणी हो जाए और समांतर हो जाए R2 के साथ, है ना? चौथा R1 सॉरी R2, R3 के साथ श्रेणी हो जाए और समांतर हो जाए R1 के साथ, है ना? फिर पांचवा कॉम्बिनेशन देखिए कि भाई R1 समांतर हो जाए R2 के साथ, फिर श्रेणी हो जाए R3 के साथ, है ना? छठा देखिए R1 समांतर हो जाएगा R3 के साथ, फिर श्रेणी हो जाए R2 के साथ और सातवां देखिए R2 समांतर हो जाए R3 के साथ और फिर श्रेणी हो जाए R1 के साथ और आठ देखिए R1, R2 और R3 तीनों समांतर हो जाएं। तो इतने कॉम्बिनेशंस 3 प्रतिरोध के साथ बन सकते हैं। 3 प्रतिरोध अगर आपके पास हैं, तो ये इतने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब इन्हीं कॉम्बिनेशन को यूज़ करना है
इन्हीं कॉम्बिनेशन में कोई ना कोई कॉम्बिनेशन लगाया गया होगा जिससे ये दोनों आंसर आए होंगे। बस आपको उस कॉम्बिनेशन को ढूँढना होता है ना? तो देखिए 20/9 है, हमारे पास क्या है 20/9। तो एक-एक करके चेक करते हैं। हमने क्या कहा R1, R2, R3 तीनों को श्रेणी ले लिया जाए। श्रेणी लोगे तो आपको श्रेणी में क्या होता है, सीधे जोड़ा जाता है 2, 3, 5, 5, 4, 9। 9 आ रहा है? नहीं आ रहा है मतलब ये वाला नहीं होगा। दूसरा चेक करिए, R1 और R2 को श्रेणी लेना है, तो R1, R2 को श्रेणी ले लेंगे, तो इसका मतलब है कि R1, R2 को श्रेणी लेंगे तो मतलब कितना आ जाएगा? सीधा जोड़ेंगे 5 आ जाएगा। अब उसके बाद 4 के साथ उसका समांतर लेना है, देखिए ब्रैकेट लगाया है और फिर उसके बाद समांतर लिखा है। तो इसका मतलब इसके साथ इन दोनों के जोड़ के बाद समांतर लेना है 4 के साथ। तो यानी अब हम 1/r इज़ टू देखिए समांतर का एक सीधा-सीधा 2 अगर रेजिस्टेंस है, 2 प्रतिरोध हैं तो उसके लिए समांतर का फ़ॉर्मूला आप लगा सकते हो R इज़ टू R1 R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2। ये फ़ॉर्मूला भी आप लगा सकते हो जब 2 प्रतिरोध हों। तब अब यहाँ देखिए पहला हमने 5 लिया, भाई 2 और 3 को जोड़ा 5 आ गया और दूसरा वाला कितना है 4 है। तो 2 के लिए अगर हम समांतर निकालें कितना आ जाएगा? 5 गुणे 4/5 प्लस 4 यानी कितना 20/9। देखिए यहीं आ रहा है आंसर। इसका मतलब है कि जो हमारा पहला वाला ये 2, 3, 4 को लेके अगर हमें पहला आंसर 20/9 लाना है तो कौन-सा कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा? 2 नंबर का कौन-सा? R1, R2 श्रेणी में और R3 समांतर में। तो R1 कितना है? 2 है, तो यानी 2 वाले को और 3 वाले को श्रेणी में लेना है और उसके बाद इसका समांतर लेना है इस तरह से। तो ये 2 ओम हो गया, ये 3 ओम हो गया और यहाँ कितना हो गया? ये 4 ओम हो गया। तो ये इसका डायग्राम हो गया। ए, बी, है ना? अब चलिए इसको ढूँढते हैं। 2 ओम हो जाए, तो हमने ये चेक कर लिया, ये चेक करिए R1, R3 R1 और R3 श्रेणी में लेना है तो मतलब 4 और 2 6 हो जाएगा। अब 6 के बाद इसके साथ 3 का समांतर लेना है, तो 6 और 3 का समांतर अगर लोगे तो 6 गुणे 3 बट प्लस 6 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 18/9 यानी 2। यदि देखिए 2 आ गया, इसका मतलब है तीसरा वाला बिल्कुल आपको दूसरे के लिए यूज़ कर लेना है। ठीक है? तो ये कॉम्बिनेशन ये हो जाएगा। दिस मीन्स R1 और R3 यानी 2 और 4 को श्रेणी में और उसके साथ समांतर किसको लेना है? समांतर लेना है। दिस इज़ ए एंड दिस इज़ बी। तो ये आपका क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, कई बार आ चुके हैं, तो आपको इनको भी ध्यान रखना है। कॉम्पिटिशन में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछ ले आते हैं, तो आपको इन सारी बातों की जानकारी होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन के साथ हम इस चैप्टर को वाइंड अप कर रहे हैं। बाकी आप कमेंट में बताइएगा कि अगर कोई सेक्शन छूटा हुआ है, तो उसका एक लेक्चर फिर से रिकॉर्ड करके हम अपलोड कर देंगे, ताकि आपको और क्लैरिफ़ाई हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।